पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे खड़गे। राहुल वेणुगोपाल ने भाजपा पर साधा निशाना। एनसीपी आज मुंबई में जेल भरो आंदोलन करेगी। नीलेश राणे के ट्वीट के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी नेता ने शरद पवार को औरंगजेब का अवतार कहा था। सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज सुनवाई। ईडी सीबीआई मामले में बेंच ट्रांसफर करने की मांग की थी और 1 साल से जेल में है। पहलवानों पर केस दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई आज। पीएम और ब्रजभूषण पर झूठे इल्जाम लगाने का आरोप। भड़काऊ भाषण देने की है शिकायत। ग्यारह से 12 जून को भाजपा सीएम और डिप्टी सीएम की मीटिंग। अमित शाह और जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। 2024 लोकसभा चुनाव पर चर्चा की संभावना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का रायबरेली दौरा। आज मोर्चा सम्मेलन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर आज बीजेपी की बड़ी बैठक, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी और आज बड़ी बैठक बीजेपी की बताई गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की ये बैठक है। फिलहाल ये आम जानकारी आपको बता दें और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बैठक बुलाई गई है और अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक करेंगे। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आज बैठक होगी। और आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को अहम माना जा रहा है क्योंकि आज इस बैठक में 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत भी हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो फिलहाल ये आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आज बैठक की अध्यक्षता होगी। आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की बात सामने आई है, तो आगामी चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। अहम खबर आपको हम बता दें और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक होगी। तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की होगी बैठक। फिलहाल ये अहम जानकारी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो फिलहाल ये आम खबर, जहां पर जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आज बड़ी बैठक होगी। राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक आज बुलाई गई है। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो जेपी नड्डा आज बैठक की अध्यक्षता करेंगे। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें। आगामी चुनाव को लेकर भी इस बैठक में बातचीत हो सकती है। बीजेपी की आज बड़ी बैठक होगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। फिलहाल ये आम जानकारी, जहां पर आज बैठक की अध्यक्षता करने के लिए पहुंचेंगे। और प्रवेश शर्मा हमारे साथ में इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सचिवों की बैठक है। देखिए, 24 का चुनाव, उससे पहले इस तरीके से बैठकों के दौर की शुरुआत, संदेश साफ है कि एक्शन मोड में, चुनावी मोड में भारतीय जनता पार्टी है और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि दिल्ली का जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय है वो आज केंद्रीय कार्यालय के साथ उद्घाटन होने जा रहा है और जिसका उद्घाटन खुद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा करने जा रहे हैं और ये प्रोग्राम थोड़ी बहुत देर में शुरू होने वाला है। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि जब ये जमीन के भूमि पूजन का उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद जेपी नड्डा बीजेपी कार्यालय में ही रहेंगे और शाम 4 बजे उन्होंने एक बड़ी बैठक का आयोजन के लिए आह्वान किया है, जिसमें बीजेपी के कई संगठन मंत्री मौजूद होंगे। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी लगभग रात को 11 बजे जेपी नड्डा समेत संगठन मंत्री संतोष के अलावा मैं बता दूं कई बड़े नेता रात को 11 बजे अचानक से केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे थे और वहां पर बैठक हुई थी। और बार बार ये कही जा रही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और कमर कसने की वजह से बीजेपी लगातार
मीटिंगों का दौर जारी किए हुए हैं और बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में उसका दबदबा कायम रहे। जी। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए दबदबा बनाने के लिए अब जेपी नड्डा भी बैठक कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि क्या आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कुछ खास दिशा निर्देश भी इस बैठक में दे सकते हैं कि आखिर किस तरीके से पार्टी तक अपनी बात, जनता तक पार्टी की बातों को समझाना है, उन तक पहुंचाना है, ताकि जनता समझ सके कि आखिर आने वाले चुनाव में उसे वोट किसे देना है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, इसी साल जनवरी में बीजेपी ने एक अपनी बैठक बुलाई थी जिसमें 3 दिवसीय बैठक थी और लगभग पूरे प्रदेश से जो है प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य संगठन मंत्री मौके पर पहुंचे थे और वहीं पर दिशा निर्देश की बात करूं तो वहीं पर उन्होंने जमीनी हकीकत को उतरने के लिए अपने मुख्यमंत्री समेत संगठन मंत्री से कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर वहां के मुद्दों को जानने के लिए आह्वान कर दिया था। और मैं बता दूं, इसी कड़ी में लगातार, क्योंकि अब समय कम बचा है लोकसभा चुनाव में, लगातार बीजेपी बैठकें कर रही है और सबसे बड़ी बात है कि बार-बार वो इस बात को लेकर जो है पूरी चिंतित है कि कर्नाटक में हार हो गई, इसके अलावा अब राजस्थान चुनाव है और मध्य प्रदेश में चुनाव है, बीजेपी की नजर वहां पर भी बनी हुई है और इसी वजह से बीजेपी अपने बैठकों का दौर लगातार जारी किए हुए और बात बात अगर हम बार-बार करें तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी चाहती है जनता के बीच जाए और हर हालत में बीजेपी अपना दबदबा कायम रखना चाहती है। बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए दबदबा कायम रखना चाहती है, इसी के चलते यहाँ पर जो बैठकें हैं वो अभी से शुरू हो चुकी हैं। लेकिन प्रवेश, इस बार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए राहें बिल्कुल भी आसान 24 की होने वाली नहीं है। जिस तरीके से अलग अलग लोग विपक्षी एकजुटता का प्रयास कर रहे हैं, फिर चाहे मुख्यमंत्री केजरीवाल हों या फिर अन्य जगहों पर, पार्टी के लिए इस बार का चुनाव थोड़ी टेढ़ी खीर हो सकता है। इसी के चलते क्या पार्टी कहीं पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती ताकि आने वाले चुनाव में कोई समस्या ना हो? जी बिल्कुल, राय नहीं है। देखिए बात अगर करें विपक्ष की तो मेन भूमिका जो है अरविंद केजरीवाल निभा रहे हैं और उन्होंने लगभग 10 पार्टियों का समर्थन जुटा। केंद्रीय जो अध्यादेश जो बीजेपी लेकर आई थी दिल्ली में उनके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर उसको रोकने के लिए 10 पार्टियों का जो है उन्होंने समर्थन जुटा भी लिया है और इसी तरह से अगर बीजेपी को मालूम है कि अगर अरविंद केजरीवाल लगातार इसी तरीके से जो है पार्टियों का विपक्ष का समर्थन जुटा लेंगे तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उनके लिए परेशानी का सामना खड़ा कर देंगे और यही वजह है कि बीजेपी अपने आप को सतर्क और मैं कहूंगा कि अपने आप को इस बात की सुगबुगाहट लेकर वो तैयार है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उसको हार का सामना न करना पड़ जाए। इसलिए बीजेपी लगातार बैठकों का दौर जारी किए हुए और अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंत्री, संगठन मंत्री सभी को दिशा निर्देश देकर जनता के बीच जाने का आह्वान कर रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए प्रवेश, इसके पहले ही 9 साल पूरे होने की उपलब्धियों पर बीजेपी ने महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है, जिसके चलते अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, लोगों को पार्टी की उपलब्धियां गिनाने की, आखिर 9 साल में पार्टी ने क्या किया है। लेकिन क्या लगता है कि क्या अब जब बैठकें भी हो रही है, महा जनसंपर्क भी हो रहा है, ऐसे में जनता तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे? जी देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बीजेपी जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और कई जगह देश में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़ी-बड़ी रैली का आयोजन होगा। इसके अलावा मैं बता दूं जो बूथ लेवल पर कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो जनता के बीच जाकर अपनी बातों को जो है जनता के बीच पहुंचाएंगे और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि बीजेपी ने ये तय कर लिया है कि वो चुनावों के लिए अभी से रणनीति तैयार करे, तब जाकर उसको जीत हासिल होगी। क्योंकि राहें बीजेपी को भी ये साफ-साफ दिखाई देने लगी है कि मुश्किल है, क्योंकि बार-बार हम देख रहे हैं, अभी रेल हादसा हुआ जिसमें विपक्ष ने काफी हंगामा किया, उसमें रेल मंत्री अश्विनी का इस्तीफा तक की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसमें सीबीआई की जांच को लेकर उन्होंने विपक्ष में पूरी तरह उंगली उठा दी क्योंकि उनका कहना है कि जांच करा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और इसीलिए बीजेपी फुल तैयारी कर रहा है, अभी से जो है अपने ग्राउंड लेवल पर जाकर उसकी तैयारी कर चुनाव को जीत हासिल करना चाहती है और ये सारी बैठकों पर यही वजह है कि इन सारी बातों को दिखाता भी है। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर एक्टिव नजर आ रही है। इसके पहले भी अलग अलग जगहों पर बैठकें हो रही थी, लेकिन आज की बैठक बेहद बड़ी हो रही है। क्या लगता है प्रवेश, आज की बैठक में इन महासचिवों को क्या कुछ निर्देश दिए जा सकते हैं जेपी नड्डा की ओर से, क्योंकि महासचिवों की बैठक है, ये अपने अपने प्रदेश में इस बैठक के बाद क्या कुछ आगे एक्शन लेंगे, ये सब भी काफी अहम होने वाला है, यानी ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखिए पार्टी का जो है सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा जो है लोकसभा चुनाव है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने बताया राजस्थान और मध्य प्रदेश भी चुनाव की देश की लाइन में लगे हैं, वहां पर ये चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले ही हो जाने और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है मध्य प्रदेश को भी नहीं छोड़ना चाहती है और राजस्थान में अपना दोबारा से दबदबा कायम करना चाहती है और वो
लोकसभा चुनाव में भी अपनी जीत हासिल करना चाहती है। यही कारण है कि बीजेपी अभी से कार्यकर्ताओं के साथ, अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग कर ये संदेश देना चाहती है कि जाए जनता के बीच जाए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं या कौन से ऐसे सवाल है जिसको लेकर जनता परेशान है, उन मुद्दों को टटोला जाए और उन मुद्दों को बीजेपी के प्रमुख मैं बात करूं नेताओं तक या संगठन तक पहुंचाया जाए, ताकि उसका हल निकालकर दिल्ली में विशेषकर बात करें और केंद्र की सत्ता की बात करें। तो बीजेपी किसी भी मुद्दे से अछूती नहीं रहनी चाहिए और बीजेपी को जनता की नब्ज जो है टटोलनी बहुत बखूबी आती है और वो जानती है कि जनता की नब्ज किन मुद्दों को लेकर है और वो उन्हीं मुद्दों बिल्कुल, को देखिए लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और बिल्कुल आपने अभी ठीक कहा प्रवेश की, देखिए लोकसभा चुनाव से पहले और भी कई राज्यों में चुनाव है और ऐसे में इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो बहुत बड़ा असर डालेंगे 24 के चुनाव पर, जो सबसे बड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए है। लेकिन क्योंकि प्रवेश हमने देखा कर्नाटक में जिस तरीके से बीजेपी की हार हुई, इसके बाद से बीजेपी और ज्यादा एक्टिव हो गई है ताकि अन्य किसी भी राज्य में उसे मुक्की ना खानी पड़े। क्या यही वजह है कि तैयारियां डबल तेजी के साथ हो गई हैं, बैठकें अभी से शुरू हो गई इतनी बड़ी? जी देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बता दूं, बीजेपी मान के बैठी हुई थी कि कर्नाटक में उसकी हार नहीं होगी। बीजेपी सबसे ज्यादा दौर ये चला हुआ था कि कर्नाटक की सत्ता इस बार उसके हाथ में आ गई है, लेकिन रिजल्ट आए, जनता का जो मैं ये कहूंगा जनता का जो रिजल्ट आया उसे देखकर बीजेपी हैरान हो गई और सबसे बड़ी बात यह है कि कहने लगा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे मुख्य बंधु रह गए थे जिसकी वजह से कर्नाटक में हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब उन मुख्य बंधुओं को दूसरे राज्यों में जाकर टटोलने की कोशिश करना चाहती है और बीजेपी चाहती है कि वो राज्य उसके हाथ से ना फिसले, ताकि लोकसभा की चुनाव में जो रिजल्ट आएगा उसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए ये कोई रोड़ा ना बने और इसीलिए बीजेपी लगातार ये अहम बैठकों कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखिए आज जानकारी प्रवेश ये भी है कि नए बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन भी होगा। इसके पहले ये कश्मीरी गेट पर था और 34 सालों के बाद अब बीजेपी को नया कार्यालय मिला है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि फिलहाल पिछले की अगर 10 सालों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से उदय हुआ है, जिस तरीके से एक बार फिर से वो पूरे देश में अपने आप को कायम कर सबसे बड़ी पार्टी विश्व की वो खुद को कहने लगी है, अब ऐसे में एक नया कार्यालय मिलना क्या लगता है, ये क्या कुछ कह रहा है? देखिए मैं बता दूं, सबसे पहले तो ये कार्यालय पंडित मार्ग पे था 14 पंडित मार्ग पे था और ये अब जो है ये केंद्रीय कार्यालय के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आज इसका भूमि पूजन है और भूमि पूजन खुद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, दोनों कार्यालय का पास लाना भी एक बीजेपी की रणनीति है, क्योंकि दिल्ली प्रदेश कार्यालय बीजेपी कार्यालय से काफी दूरी पर था और उस वजह से दोनों कार्यालय आसपास में रहेंगे तो जो जनता का संवाद है या मिलना जुलना है, आना जाना है, वो दोनों कार्यालय आसपास में होने से जनता के बीच बीजेपी अपनी पकड़ अच्छी बना लेगी और यही वजह है कि बीजेपी ने आज अपना कार्यालय शिफ्ट करने के लिए भूमि पूजन का आयोजन कर दिया है। लेकिन जी बैठक की करें तो उसमें जेपी नड्डा जो साफ दिशा निर्देश है वो यही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर वो रणनीति बनाएंगे और रणनीति के तहत ये कार्य करेंगे। और मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ, जानती है बीजेपी राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो उसके लिए अहम है और वो उसका प्रयास से नहीं जाने देगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रवेश आज जो बैठक हो रही है जेपी नड्डा की अध्यक्षता में सचिवों के साथ में, ये बैठक किस कार्यालय में होगी? क्या नए कार्यालय के उद्घाटन के बाद यहीं पर बैठक हो सकती है या इसके पहले जहां पर होती थी अब तक वहां पर बैठक है? सबको लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? 4 बजे के आसपास की रखी गई है और मैं बता दूं अभी जो नया कार्यालय है वहां पर कोई ढांचा नहीं है, केवल धरती है, जमीन है, उसका भूमि पूजन है, वहां पर उसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बिल्कुल उसका जो निर्माण कार्य के लिए आज भूमि पूजन का कार्य रखा गया है और वो उसमें जब आज से जो है उसका जो निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी और आने वाले 1 साल में या मुझे लगता है 6 महीने में वो बिल्डिंग तैयार होगी, तब वहां पर बीजेपी का बिल्कुल बिल्कुल, यानी आज से उसके निर्माण कार्य की शुरुआत हो जाएगी। प्रवेश बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो याम खबर आपको बता दें, देखिए आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक, लेकिन दूसरी ओर बड़ी खबर यह भी है कि राजधानी दिल्ली में अब बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन होगा, उद्घाटन होगा और जिसके बाद एक वक्त के बाद नया कार्यालय बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें और 34 सालों के बाद बीजेपी को नया कार्यालय मिलेगा। हालांकि फिलहाल कहा यह जा रहा है कि भूमि पूजन और पहले कश्मीरी गेट पर था बीजेपी का कार्यालय। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आज एक तरफ जहां कार्यालय का उद्घाटन तो वहीं दूसरी ओर बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। इस वक्त की अहम खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों की आज बैठक होगी आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो लोकसभा का 24 का चुनाव हो या फिर उससे पहले होने वाले राज्यों में चुनाव हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए अब बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, क्योंकि चुनाव
शंखनाद होने को है और आगामी चुनाव की तैयारियों पर आज की इस बड़ी बैठक में चर्चा भी हो सकती है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान होगा। चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम अभ्युदय स्कीम के तहत मिली परीक्षा में सफलता। इन अभ्यर्थियों ने अभ्युदय स्कीम के तहत कोचिंग की थी। समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही है योजना। मंत्री असीम अरुण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। संघ लोक सेवा आयोग में 23 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। यूपी लोक सेवा आयोग में 95 अभ्यर्थी चयनित हुए। चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की गई है। तो निःशुल्क कोचिंग प्रदान किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये आम खबर आपको बता दें। और 4 बजे लोक भवन में सीएम अभ्यर्थियों को सम्मानित करेंगे। तो 4 बजे सम्मानित किए जाने के बाद समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। मंत्री असीम अरुण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और आज अभ्यर्थियों को सम्मानित किए जाने के बाद संघ लोक सेवा आयोग में 23 अभ्यर्थी हुए हैं चयनित, जिन्हें सम्मानित करेंगे मुख्यमंत्री। और 95 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग में 23 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और इन सबको सम्मानित किए जाने की बात सामने आई है। सतीश संगम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सतीश, मुख्यमंत्री आज इन चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित करेंगे, क्या जानकारी है? और बिल्कुल, लोक भवन में शाम 4 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अभ्युदय योजना जो तैयारियों को लेकर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर जो तैयारी शासन द्वारा कराया जा रहा है, उसमें जो चयनित अभ्यर्थी हैं, संघ लोक सेवा आयोग की बात करें या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें, तो उसमें जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, सिलेक्शन हुए, उन लोगों की नियुक्ति हुई है, उन अभ्यर्थियों का यहाँ लोक भवन में सम्मान किया जाएगा। जाहिर सी बात है, संकेत कहीं न कहीं उन युवाओं के लिए है जो कॉम्पिटिटिव्स का एग्जाम करना चाह रहे हैं। इसके लिए एक तरह से खुले मंच के तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। अगर 2 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, अरुण असीम जो मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के, उनके देखरेख में योजना शुरू की थी। अब प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट में एक कोचिंग सेंटर खोले गए हैं। इसके में आपको मालूम हो कि इसमें सभी आईएएस रैंक के जो अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड जज हैं या जो रिटायर्ड से आईएएस हैं, वो लोग इस कोचिंग को एक तरह से जो पढ़ाने की जो काम है वो लोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक संकेत युवाओं के लिए है। जो संख्याएं आज है जिन लोगों को सम्मानित किया जाना है, उसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तकरीबन 95 संख्या अभ्यर्थियों के चयनित किया है। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो इसमें तकरीबन 24 अभ्यर्थियों की संख्या है जो इस वाले एग्जाम में जो अभी रिजल्ट आए थे उसमें चयनित हुए थे। इन अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक तरह से सम्मानित किया जाना है। जाहिर सी बात है, पूरे देश में इसको लेकर जो तैयारियां का एक मुहिम छेड़ी गई है, केंद्र सरकार की बात हो या उत्तर प्रदेश सरकार, तो इसका खास असर देखने को मिलता है। अब प्रदेश के, जैसा कि हमने पहले भी बताया, प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के जो कोचिंग सेंटर्स खोले गए हैं, जिसमें अधिकारियों, वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है पढ़ाने के लिए, तो कहीं न कहीं एक संकेत की तौर पर भी है। अमूमन ये देखा जा रहा था कि जो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम है, जो सिविल एग्जाम को लेकर जो प्राइवेट कोचिंग संस्थाएं हैं वो पैसे ज्यादा लेते हैं, तकरीबन लाख रुपए से अधिक के तैयारियों को लेकर पैसे लेते हैं, लेकिन सरकार इसको निःशुल्क की सुविधाएं दी है। जो भी अभ्यर्थी जिसके पास पैसे नहीं, इस तरह की सुविधाएं नहीं है, वो इसमें जुड़ सकेंगे। हालांकि देखने को ये भी मिलता है कि लोगों के ख्वाब, जो बच्चों का ख्वाब होता है आईएएस रैंक के देखने के लिए, लेकिन आर्थिक चीजों से अगर उनकी मजबूती नहीं मिलती है तो ख्वाब कहीं न कहीं अधूरा रह जाता है। तो ऐसे ख्वाब को पूरा करने के लिए जो सरकार है वो पहल की है और आगे बढ़कर युवाओं के साथ आई है, ताकि आने वाले समय में जो एजुकेशन के क्षेत्र में खासकर सरकार द्वारा जो पहल की जा रही है वो मजबूती के तौर पर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आज का दिन बेहद अहम है और आज मुख्यमंत्री इन अभ्यर्थियों को सम्मानित करेंगे। बहुत शुक्रिया सतीश आपका अधिक जानकारी के लिए। तो यह आम खबर, जहां पर यूपीएससी और यूपीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का आज सम्मान करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसके साथ ही इस दौरान मंत्री असीम अरुण के भी शामिल होने की बात सामने आई है। और अहम खबर लखनऊ से है। यूपीएससी यूपीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान होगा और लखनऊ से यह आम जानकारी। इस दौरान मंत्री असीम अरुण भी मौजूद रहेंगे। तो लखनऊ से खबर है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अभ्यर्थियों को सम्मानित किया जाएगा।
और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2 दिवसीय सीतापुर का दौरा है। आज 2 बजे सीतापुर के नैमिषारण्य जाएंगे अखिलेश यादव। आज नैमिषारण्य में ही रात्रि विश्राम करेंगे अखिलेश यादव। कल नैमिषारण्य में सपा का प्रशिक्षण होगा और शिविर कार्यक्रम में भी पहुंचेंगे। प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अखिलेश। कल सुबह 10 बजे प्रशिक्षण शिविर में जाएंगे अखिलेश। प्रशिक्षण शिविर में नेताओं कार्यकर्ताओं से होगा संवाद। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव और कल सुबह 10 बजे प्रशिक्षण शिविर में जाएंगे अखिलेश। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं और यहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। तो प्रशिक्षण शिविर में नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद होगा और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुटी हुई है। समाजवादी पार्टी ने भी आने वाले चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और 2 दिवसीय सीतापुर के दौरे पर हैं। अबरार अली हमारे साथ सीतापुर से जुड़ चुके हैं। अबरार, 2 दिनों के सीतापुर के दौरे पर अखिलेश पहुंच रहे हैं, क्या जानकारी है उनके इस दौरे से जुड़ी आपके पास? जी, अगर सीतापुर की बात की जाए तो आज नैमिषारण्य में जो है समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यकर्ता और इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और 2024 को लेकर रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाए, जिससे एक जो कार्यकर्ता हैं वो एकजुट हो सके और आगे के लिए चुनाव लड़ा जा सके। तो कहीं ना कहीं जो है अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, इसके अलावा रामगोपाल और शिवपाल यादव भी यहाँ पर पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और वहां पर अखिलेश यादव आज पहुंचकर उसके बाद रात्रि विश्राम भी नैमिषारण्य में करेंगे और सुबह प्रशिक्षण में भाग लेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4 से 5 हजार कार्यकर्ता पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता पहुंचेंगे और कुछ खास कार्यकर्ता होंगे, उनके घर भी अखिलेश यादव पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो 2024 को लेकर विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसको लेकर सपा ने कमर कस ली है और आगे की रणनीति अभी से बनाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल साफ हो गया है अबरार कि अखिलेश यादव भी आने वाले चुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसी के चलते वो लगातार अलग अलग लोगों से एक तरफ मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं, दूसरी ओर सीतापुर के वो दौरे पर है। प्रशिक्षण शिविर को लेकर आपने जानकारी दी, इस शिविर में क्या कुछ प्रशिक्षण दिया जा सकता है और क्या संवाद अखिलेश कर सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, क्या सबसे जुड़ी कोई जानकारी? जी, इस पर प्रशिक्षण को लेकर उनको जो 2024 का चुनाव है, उससे पहले जो किस तरह से पार्टियों की जो हार हुई है जो समाजवादी पार्टी के लिए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी कि आखिर कमी रही तो कहां से रही। इसी को लेकर चर्चा की जाएगी क्योंकि यहाँ 9 विधानसभाएं हैं और बड़ा क्षेत्र है। इसी में जो है 9 विधानसभाएं सबसे बड़ी लगातार, क्योंकि नैमिषारण्य है, वहां पर भी समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। तो इसी को लेकर अब वहां नैमिषारण्य में शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, यहाँ पर एमएलसी और विधायक और इसके अलावा अन्य कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। बताया ये भी जाता है रामगोपाल और इसके अलावा शिवपाल यादव भी वहां पर पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं से डोर टू डोर बात करेंगे। और वहां पर ये भी बताया जा रहा है कि अंदर मीडिया को जाना अलाउ नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं अंदर जो चर्चाएं होंगी वो केवल कार्यकर्ताओं के लिए होंगी और वो गुरुमंत्र देंगे कि आखिर 2014 में किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, साफ तौर पर 24 के चुनाव को लेकर देखिए पार्टी को मजबूती कैसे दिलाई जाए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अबरार, इसके पहले हमने देखा जब निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हुई तो अखिलेश ने समीक्षा बैठकें की और साथ ही ये जानने का प्रयास किया कि आखिर कमी कहां पर रह गई है। अब क्या आने वाले चुनाव में ये गलतियां दोहराई न जा सके, इन सब के लिहाज से भी अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप कर सकते हैं, उन्हें निर्देश दे सकते हैं अखिलेश यादव? जी, बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से उनके नगर पालिका चुनाव में हार हुई है, उसके बाद जो है उन्होंने बैठकें की थी और अपने कार्यकर्ताओं से बात की है, लेकिन अब वो इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर आने वाले 2024 में ऐसा ना हो। अपने कार्यकर्ताओं के साथ जोश भरेंगे, उसमें ऐसा राजनीति और रणनीति बनाएंगे कि जिसके चलते उनकी जीत हो सके। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां अपने अपने जोरों शोरों में लगी हुई हैं। उसी के चलते समाजवादी पार्टी भी अभी से तैयारियां करना शुरू कर दी है। अपने कार्यकर्ताओं से प्रशिक्षण शिविर के नाम जो दिया गया है, इसमें अपने कार्यकर्ताओं से ये जानकारी लेंगे और उनसे प्रशिक्षण देंगे और उनसे चर्चा भी करेंगे। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अबरार आपका अधिक जानकारी के लिए। तो आम खबर आपको बता दें, जहां पर 2 दिनों के सीतापुर के दौरे पर अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं। यहां पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे और साथ ही प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने की बात सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इस दौरान संवाद भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कर सकते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2 दिवसीय दौरा है, सीतापुर के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज 2 बजे सीतापुर के नामशरण जाएंगे अखिलेश यादव, अहम खबर। और आज 2 बजे पहुंचेंगे। 2 दिनों का ये दौरा भी बताया जा रहा है। आज नामशरण में रात्रि विश्राम करेंगे अखिलेश यादव। कल नामशरण में सपा का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम होगा। तो फिलहाल ये अहम खबर आपको बता दें, जहां पर प्रशिक्षण शिविर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे अखिलेश यादव इस प्रशिक्षण शिविर में और संवाद भी कर सकते हैं। कल सुबह 10 बजे प्रशिक्षण शिविर में जाएंगे अखिलेश। ये आम जानकारी आपको बता दें। और 2 दिन के सीतापुर के दौरे पर हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक का, और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे मेरी सहयोगी सोनी चौहान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करते हैं खबरों का। सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज सुनवाई। ईडी और सीबीआई मामले में बेंच ट्रांसफर करने की मांग की गई थी और इस मामले को लेकर आज सुनवाई होगी। 1 साल से जेल में है सत्येंद्र जैन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई को किया गया था और अब इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आ सकता है, ये फिलहाल देखना होगा। सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज सुनवाई। तो ईडी और सीबीआई 1 साल से जेल में सत्येंद्र जैन बंद है और अब इस याचिका को लेकर आज सुनवाई होनी है। क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा, ये फिलहाल देखना होगा। आज ये सुनवाई सत्येंद्र जैन की याचिका को लेकर। ईडी और सीबीआई मामले में बेंच ट्रांसफर करने की मांग की गई थी और इसी को लेकर आज सुनवाई है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला। सत्येंद्र जैन 1 साल से जेल में बंद हैं। ईडी और सीबीआई मामले में बेंच ट्रांसफर करने की मांग की गई थी और इसी याचिका को लेकर आज सुनवाई है। ईडी और सीबीआई मामले में बेंच ट्रांसफर करने की मांग की गई थी और 1 साल से जेल में बंद सत्येंद्र जैन की इस याचिका पर आज सुनवाई होनी है। पिछले साल यानी कि 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित ये केस दर्ज किया गया था। और अब इस मामले को लेकर इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो इस याचिका पर सुनवाई के बाद क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी, ये फिलहाल देखना होगा। आज सुनवाई है। ईडी और सीबीआई मामले में बेंच ट्रांसफर करने की मांग की गई थी और करीब 1 साल से जेल में बंद है और आज सत्येंद्र जैन की याचिका को लेकर सुनवाई होगी। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संवाददाता प्रवेश, इससे संबंधित क्या कुछ जानकारी है? आज इस याचिका को लेकर सुनवाई होनी है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सत्येंद्र जैन ने अपनी जमानत को लेकर कई बार याचिका लगाई थी, वो खारिज
है और इस बार जो याचिका लगाई गई है वो याचिका लगाई गई है कि पूरी जो बेंच है इसको ट्रांसफर किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें एक नया अपडेट मेरे को सुनने में आ रहा है, सूत्रों जी के हवाले से खबर आ रही है कि वो बेंच के साथ साथ राज एवेन्यू कोर्ट से ही इस मैटर को हटाना चाहते हैं। उन्होंने जो दलील रखी है वो दूसरे कोर्ट में इस मैटर को हटाना चाहते हैं। पहले सुनने में आ रहा था कि केवल उन्होंने जो है जज के ट्रांसफर अपील की है, लेकिन अब साफ साफ मैं आपको बता दूं उन्होंने राज एवेन्यू कोर्ट से ही इस मैटर को दूसरे कोर्ट में ले जाने के लिए याचिका की दलील दी है और इस जी याचिका को लेकर आज लगभग 2 बजे के आसपास में जा रही है। जी जी प्रवेश, देखा जाए तो पहले भी बदलाव हो चुके हैं। अगर जज को लेकर बात की जाए तो क्या इस बार भी, क्योंकि आज याचिका को लेकर सुनवाई है, तो क्या मुश्किलें कम हो सकती हैं या बढ़ती नजर आ रही हैं? क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं सत्येंद्र जैन की करें तो उसके लिए कम करने के लिए ही बार बार पहले भी एक बार जो जज को अपना बदल चुके हैं, उन्होंने जज को मांग की थी और इस बार मैं आपको बता दूं पूरी बेंच के साथ साथ तो उस कोर्ट को भी बदलने की मांग कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ से ये जो मामला है वो दूसरी जगह जाए ताकि उनको थोड़ी बहुत सुनने जो राहत है, जो जमानत है उनको मिल सके। और वो पहले भी इस मामले को लेकर जो है गंभीर रूप से मैं आपको बार बार वो इस तरीके की जमानत लेने के लिए याचिका लगा रहे हैं। लेकिन कोर्ट का मानना ये है कि कोर्ट को लगता है कि ये दबंग नेता है, ये गवाह को सबूत को प्रभावित करेंगे, इस वजह से जमानत नहीं मिल रही। लेकिन इस बार सत्येंद्र जैन की जो लीगल टीम है उन्होंने सीधा सीधा इस मैटर को दूसरे कोर्ट में ले जाने के लिए अपील की। प्रवेश, फिलहाल आज याचिका को लेकर सुनवाई होनी है, तो इसको लेकर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है और क्या लगता है कि थोड़ी सी राहत की उम्मीद लगाई जा सकती है? जी देखिए, इससे पहले तो मैं बता दूं कि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये मामला भी मैं बता दूं, ये देखिए अगर मैं बात करूं तो ये एक आम आदमी का अधिकार है, वो किसी भी चीज के लिए कह सकता है कि उसे जज बदलना है, कोर्ट बदलना है, वकील बदलना है, लेकिन ये सब सिर्फ आप याचिका लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। आप अपील करके ये रहम की कह सकते हैं, रहम मांग सकते हैं कि मेरे को इस तरीके से ये काम आपका पसंद नहीं आ रहा है, मुझे दूसरा दे दीजिए। लेकिन बात करें तो ये सारी चीजें आपकी जो सुनवाई है वो कोर्ट ने करनी है। कोर्ट तय करेगा कि वो आपकी इस बात से सहमत है। कोर्ट को लगेगा कि आपको लगता है कि आपका वकील ठीक नहीं है, आपके जज ठीक नहीं है, आपको कोर्ट चाहिए, ये सारा फैसला बिल्कुल प्रवेश, देखा जाए तो दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता हैं सत्येंद्र जैन, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की बात करें, मनीष सिसोदिया का भी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ जिस तरीके से केस पूरा सामने आया, और जो मुश्किलें कहा जाए आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से अब सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज सुनवाई होगी, कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बहुत है, फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। में कोई दोहराई नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता है, चाहे सत्येंद्र जैन है चाहे मनीष सिसोदिया है, दोनों जेल में है। और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दोनों नेता को अपना बायां हाथ, एक को दाया एक को बायां हाथ मान के चलते थे अरविंद केजरीवाल। और पूरी तरीके से मैं बता दूं, अभी 2 दिन पहले हमने देखा था एक स्कूल के उद्घाटन में अरविंद केजरीवाल मनीष करते करते रो पड़े थे। और मैं आपको बता दूं पूर्वी दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी के उद्घाटन दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल भी थोड़ा सा हो गए थे और उनका कि मुझे कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया की याद आ रही है, क्योंकि ये सारी चीजें मनीष सिसोदिया अपने हाथ से नींव रखी थी, वो चाहते थे। लेकिन मैं बता दूं मामला कोर्ट में है, कोर्ट उनको किसी भी प्रकार की राहत देने के मोड में नहीं है। मैं बता दूं क्योंकि कोर्ट बार बार एक बात बोल रहा है, कोर्ट का कहना है कि चाहे गवाह सबूतों को नष्ट करेंगे। इस वजह से मामला जमानत की बात करें तो विशेष तौर पर दोनों नेता को जमानत इसी वजह से नहीं मिल पा रही है। और अब सत्येंद्र जैन ने अपने पूरी बेंच के साथ साथ कोर्ट को बदलाव की भी मांग कर दी है। अब देखने वाली बात है कि इसमें कोर्ट की क्या टिप्पणी। लगातार प्रवेश, देखा जाए आम आदमी पार्टी ईडी और सीबीआई की कार्यशैली को भी लेकर सवालिया निशान लगाती रही है। जैन की इस याचिका को लेकर अगर बात की जाए तो राउस एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब भी मांगा था। जी देखिए, कोर्ट ने सीधा जब इनकी याचिका आई थी तो कोर्ट ने सीधा एक सवाल पूछा था कि ईडी से कि इस मामले में आखिर ऐसे कौन से तथ्य हैं या बात करें कैसे सबूत है जिस वजह से आपको जांच के लिए इतना समय लग रहा है। और बात करें जो बार बार वो अपनी डिमांड को बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिस कारण सत्येंद्र जैन और मनीष की जेल की जो है मियाद बढ़ती जा रही है। और
ने जब इस बात को पूछा था तो उसमें सबसे बड़ा पहलू यही है कि आज जब ईडी भी इस बात को खुलासा करेगी कि उसके पास तथ्य क्या है, कौन से सबूत है, और उसके बाद वो करेगा कि उनको ये बेंच और ये कोर्ट में बदलाव करना है कि उनका मामला ये है, ये देखने वाली बात होगी। जी शुक्रिया प्रवेश इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आज याचिका में सुनवाई होगी, क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई जज जो एक तरीके से कहा जाए बदलाव देखने को मिला है। सत्येंद्र जैन इससे पहले भी अपने केस को लेकर जज बदलने को लेकर याचिका लगा चुके हैं, लेकिन अब इसको लेकर क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आएगा ये फिलहाल देखना होगा। बढ़ते आगे, पहलवानों पर केस दर्ज करने की याचिका पर आज सुनवाई होगी। पीएम और ब्रजभूषण पर झूठे इल्जाम लगाने का आरोप लगाया गया, भड़काऊ भाषण देने की भी शिकायत की गई है। पीएम और ब्रजभूषण पर झूठे आरोप लगाने का ये मामला, भड़काऊ भाषण देने का ये मामला, तो आज इसको लेकर इस याचिका पर सुनवाई होगी, क्योंकि लगातार पहलवानों और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष के बीच की जो तकरार है उसको लेकर कई तरीके के आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आए हैं, जिससे संबंधित एक याचिका दायर की गई थी और इसको लेकर आज सुनवाई होगी। तो तमाम ऐसे बिंदु शामिल किए गए इस याचिका पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी, और साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी झूठे इल्जाम को लेकर, तो झूठे आरोप को लेकर भड़काऊ भाषण देने की भी शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो पहलवानों पर केस दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई आज। पीएम और ब्रजभूषण पर झूठे इल्जाम लगाने के आरोप लगाए गए हैं, भड़काऊ भाषण देने की भी शिकायत की गई। तो इस याचिका पर आज सुनवाई होगी। क्योंकि लगातार इस तकरार में कई तरीके के आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए, सरकार को घेरने की कोशिश की गई और लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो बयानबाजी निकल कर सामने आई, ये तमाम आरोपों को देखते हुए आज इस याचिका ये दायर की गई थी। पहलवानों पर केस दर्ज करने की याचिका पर आज सुनवाई होगी। तो ये पहलवानों के खिलाफ याचिका थी जो केस दर्ज किए गए और इसी को लेकर आज सुनवाई होगी। तो लगातार भड़काऊ भाषण देने की शिकायत भी दर्ज की गई। पीएम और ब्रजभूषण पर झूठे इल्जाम लगाने का भी आरोप लगाया गया है। पहलवानों पर ये केस दर्ज करने की याचिका पर आज सुनवाई होगी, क्योंकि कई अहम आरोप लगाए गए हैं और इन्हीं झूठे आरोपों को लेकर ये याचिका दर्ज की गई थी। पहलवानों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया था और इसी याचिका को लेकर आज सुनवाई होनी है। और इसी याचिका पर सुनवाई के बाद क्या कुछ फैसला होगा ये देखना होगा कि कितने आरोप फिलहाल सिद्ध होते हैं, क्योंकि पहलवानों और डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच अभी भी ये तकरार जारी है और लगातार यौन शोषण का ये मामला, जिसको लेकर लगातार सरकार को घेरने की कवायद और तमाम ऐसे आरोप और प्रत्यारोप निकलकर सामने आए, इसी को लेकर पहलवानों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया और याचिका दायर की गई थी, जिसको लेकर आज सुनवाई होनी है।
तो भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया। पीएम और ब्रजभूषण शरण सिंह पर झूठे आरोप लगाने का भी जिक्र किया गया। तो कितने आरोप सिद्ध होते हैं, ये फिलहाल फैसला आने के बाद ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी। और इस याचिका पर आज सुनवाई है। प्रवीण गुप्ता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रवीण, आज इस याचिका को लेकर सुनवाई होनी है जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं पहलवानों के ऊपर कि भड़काऊ भाषण, और साथ ही पीएम और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई गंभीर आरोप को लेकर ये याचिका दायर की गई थी और इस याचिका को लेकर आज सुनवाई होनी है। क्या जानकारी है? जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से याचिका लगाई गई थी, जिन्होंने याचिका लगाई थी नाम गौतम महाराज, और उन्होंने याचिका लगाई थी कि बहुत ही ज्यादा बेकार तरीके से मोदी को संबोधित किया गया था और बहुत ज्यादा कटुक शब्द कहे गए थे और देश तोड़ो के नारे भी लगाए गए थे। उसी के चलते बम्बम महाराज ने जो याचिका लगाई थी उस सुनवाई पे आज ही सुनवाई होनी है उस याचिका के ऊपर। और अब देखने वाली बात ये होगी कि उस याचिका पे जो सुनवाई होनी है वो शाम को कितने बजे तक हो पाएगी और क्या नतीजा निकल के सामने आता है। याचिका का कारण मुख्य यही था, जो पहलवानों के ऊपर याचिका की गई थी, उनका कहना ये था कि जो आपका झगड़ा निजी तौर से ब्रजभूषण सिंह के साथ में था, लेकिन आपने जो नारेबाजी की है देश को तोड़ने की बात की है और साथ ही साथ मोदी को गलत मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको उनके साथ में गलत शब्दों का यूज किया गया है, उसको लेकर उन्होंने याचिका लगाई थी और जिस पर आज सुनवाई होनी है। तो अब थोड़ी देर बाद उसमें नतीजा निकल के आएगा। बिल्कुल, जहां तक देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की गई थी और उसी नारेबाजी को लेकर इस याचिका में जिक्र किया गया, पहलवानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की अगर बात की जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि वो आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं और उसको लेकर जांच पड़ताल अभी भी की जा रही है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी इस याचिका में जिक्र किया गया है कि गंभीर आरोप पहलवानों की तरफ से लगाए गए। जी बिल्कुल सही बात है आपकी कि जिस तरीके से ब्रजभूषण के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे, उन्हीं आरोपों के चलते ही जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में लोगों ने अपशब्द कहना शुरू किया, उसी के चलते ही ये याचिका लगाई गई है। और इस अपशब्दों के चलते ही याचिका के ऊपर आज जो सुनवाई होनी है वो उसी को लेकर होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुनवाई में क्या नतीजा निकलता है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और सीधे रुख कर लेते हैं लखनऊ का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से तथा पूरे प्रदेश को अपना कुटुंब मानते हैं। उनसे बहुत ही तो आप सीएम योगी आदित्यनाथ को देख पा रहे हैं जो एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए पहुंचे हुए हैं। चयनित एएनएम के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री और जिनके पास स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा शिक्षा विभाग का दायित्व भी है, ऐसे श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सेन सारथी शर्मा जी, स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण और प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी नवचयनित एएनएम बहनें और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को एक पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 7,182 एएनएम के चयन की इस प्रक्रिया के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए स्वास्थ्य विभाग
को खास तौर पर इस बात के लिए मैं अभिनंदन करता हूं कि एक लंबी लड़ाई को आगे बढ़ाने के बाद आज इतनी ढेर सारी बहनों को एक साथ नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम हो रहा है और आपने भी धैर्य से कार्य लेते हुए धरना प्रदर्शन की बजाय सरकार पर विश्वास किया और चयन की प्रक्रिया के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय से अपने पक्ष में फैसला आने का इंतजार किया। इसके लिए मैं आप सबको आज इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार का हिस्सा है, इसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। वास्तव में एक लंबी प्रक्रिया इसमें चली है और स्वाभाविक रूप से आपकी भी अपनी सीमाएं थी, लेकिन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चयन की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया था। लेकिन उसमें हर चयन की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और उस चयन की प्रक्रिया में कुछ न कुछ विघ्न बाधा लोग डालने का प्रयास करते हैं, लेकिन विगत 5-6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी चयन की प्रक्रिया में हम लोगों ने किसी भी प्रकार की धांधली या अव्यवस्था या अराजकता या भ्रष्टाचार को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया है, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग या पुलिस की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा परिषद की भर्ती। इन भर्ती की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके के साथ प्रदेश के अंदर संपन्न करते थे। अब तक लगभग 6 लाख भर्ती की प्रक्रिया को हम पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी में व्यवस्था प्रदेश के अंदर दी जा रही है और उस व्यवस्था के अंतर्गत कहीं भी किसी को उंगली उठाने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन जिन लोगों के इस अनैतिक कार्य पर हम लोगों ने प्रहार किया है, हमारे चयन बोर्ड ने उसको रोका है, उनके अनैतिक गतिविधियों को पूरी सख्ती के साथ रोका है, वे लोग कुछ न कुछ डिस्टरबेंस करने का प्रयास करते हैं और उनके द्वारा हर एक प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न होने के बाद भी वे व्यवधान डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन पहले उच्च न्यायालय में और फिर उच्चतम न्यायालय में अंततः यह फैसला आपके पक्ष में आया है। मैं इसके लिए आप सबको ढेर सारी बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आप में से जितने भी चयनित हुए हैं, आप में से किसी को भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी, किसी भी प्रक्रिया में नहीं, और उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले दिन ही इस बात को कहा है। आपने देखा होगा 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने के साथ ही उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे लिए पूरा देश एक कुटुंब है, एक परिवार है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ अपने पराये का भेद नहीं कर सकते और किसी भी व्यवस्था में यह स्वीकार्य भी नहीं होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोगों ने 2017 से इस बारे में पूरी सख्ती के साथ इसको लागू किया कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सबका साथ सबके विकास का जो भाव है वह जब पूरी ईमानदारी के साथ लागू होगा तो वह सबके विश्वास का प्रतीक भी बनेगा और सभी के प्रयास से सफलता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त होगा। और उसी भाव को ध्यान में रख करके जो भी जिस पारदर्शी तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, उसमें हर व्यक्ति को भाग लेने और अपनी योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर 6 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियां हम उपलब्ध करा रहे हैं और कहीं भी किसी को किसी भी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भेदभाव की शिकायत करने की गुंजाइश नहीं रही।
और आज तो ये 7,182 एएनएम की भर्ती की प्रक्रिया को शानदार तरीके से संपन्न करने में मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं अक्सर देखता था, मुझे भी लगता था जनता दर्शन कार्यक्रम में जब कुछ बहनें आती थी, कहती थी कि हमारी नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। अब हमने कहा भी नियुक्ति पत्र हमने एक बार तय किया था, कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने उसको स्टे कर दिया था। हम नहीं चाहते थे कि आपकी नियुक्ति में बाद में किसी प्रकार की विघ्न बाधा आए, इसलिए सारी बाधाओं को दूर करते हुए एक बार जब नियुक्ति पत्र आपको मिल जाए तो उसके बाद फिर आप अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी सेवा के लिए समय दे सकें, कोर्ट के चक्कर न काटना पड़े या इस प्रकार का कोई खतरा आपके ऊपर न लटकता हुआ दिखाई देना चाहिए कि पता नहीं कल क्या होगा कोर्ट में। इसलिए उन सभी बाधाओं को दूर करते हुए आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसलिए यह आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। जैसे कि यहां पे उप मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि एएनएम के कारण जो प्रदेश के अंदर कार्यरत हमारे फील्ड वर्कर जितने भी हैं, हेल्थ वर्कर हैं, चाहे वो एएनएम हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, ये जितने भी हैं, इन सबके द्वारा फील्ड में रह के बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर नेशनल हेल्थ सर्वे के अंतर्गत जो आंकड़े आए हैं वे वास्तव में बहुत सकारात्मक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर आए बदलाव की ओर परिवर्तित करते हैं। संस्थागत प्रसव काफी बढ़ा है। जो पहले जहां तहां लोग घरों में रहते थे, बाद में गर्भवती महिला के लिए भी संकट खड़ा होता था, जो नवजात शिशु पैदा होता था उसके लिए जीवन पे भी संकट खड़ा होता था, तमाम प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होता था। आज उसमें काफी सुधार हुआ है। तो आप सीधी लखनऊ से तस्वीरें सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन पा रहे थे, जहां पर एएनएम कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और अपनी सेवा के प्रति समर्पण रहे और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी जिक्र करते हुए नजर आए। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।